हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और कल यानी 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया गुजरात में, जिसमें दुर्भाग्यवश हमारे देश की टीम यानी हम लोग हार गए। क्रिकेट में, खेल में सब होता रहता है, इस नाते इसको खेल भावना से ही लिया जाना चाहिए। लेकिन आज मैं ये वीडियो दो बातों के लिए बना रहा हूं। पनौती किसे कहते हैं, क्योंकि पनौती ट्रेंड हो रहा है और लोग इसको बहुत तेजी से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। तो तमाम मेरे व्यूअर्स ने पूछा कि सर पनौती का मतलब असली क्या है और इस पर संविधान क्या कहता है। जी हाँ, संविधान इस ऐसे शब्दों के प्रयोग पर क्या कहता है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। और ये आज के दौर में क्यों आ गया, जबकि बहुत हम प्रोग्रेसिव हो गए, बहुत आगे निकल गए, तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि आखिर 1983 के वर्ल्ड कप के विजेता रही टीम के कैप्टन कपिल देव जी को और 2011 के वर्ल्ड कप विजेता रही टीम की कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी को क्यों नहीं बुलाया गया, जरा मैं इस पर पहले चर्चा करूंगा। देखिए, ये मेरे पास एक ट्वीट है जिसमें कपिल देव जी हैं, ये कह रहे हैं आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड टू वर्ल्ड कप 2023 फाइनल। कपिल देव जी कह रहे हैं कि मुझे 2023 के विश्व कप के फाइनल में बुलाया नहीं गया। और क्या कहते हैं, दे डिडंट इनवाइट मी सो आई डिडंट गो, इट इज सिंपल एज दैट, आई वांटेड माई इंटायर 1983 टीम टू बी इन्वाइटेड। He further said there is so much work going on, there is so much responsibility, sometimes people forget। वो लिख रहे हैं, बहुत दुख की बात, दुख भरे शब्दों में एक तरह से कहिए, व्यंग के शब्द में, पीड़ा के रूप में वो कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया गया है, इस नाते हम वहाँ नहीं गए। हम चाहते थे कि हमारी पूरी 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम को बुलाया जाए और हम लोग वहाँ जाएं। लेकिन फिर वो व्यंग में कहते हैं कि वहाँ बहुत सारा काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, इस नाते हो सकता है कि लोग हमको, हमारी टीम को भूल गए हों। एक तरह से ये व्यंग है, एक पीड़ा है कि भूल गए हों लोग। यानी जब भारत विश्व कप खेलने जा रहा है फाइनल, जबकि जैसे ही जीतता तो गिनती होती कि हमने तीसरा वर्ल्ड कप जीत लिया, तो वो दो बार की टीमों को भूल जाए, ये कैसे संभव है। तो इस पर कपिल देव जी की पीड़ा जो है, जो व्यंग के रूप में आ रही है कि शायद बहुत ज़्यादा काम था, बहुत सी जिम्मेदारियां थीं, इस नाते भूल गए। आपने दर्शक दीर्घा में न तो महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, न कपिल देव जी को देखा होगा, और इंटायर टीम के तौर पे नहीं बुलाया गया। हाँ, गिने चुने खिलाड़ियों को वहाँ बुलाया गया और उनके लिए जगह थी वहाँ, चाहे कोई एंकरिंग के रूप में हो, चाहे कोई थर्ड एम्पायर के रूप में हो, या अन्यथा कोई वहाँ हो, लेकिन टीम के तौर पर इन लोगों को नहीं बुलाया गया, जो वाकई एक अच्छी बात नहीं है। ये एक उचित सवाल है कि क्यों नहीं बुलाया गया। आखिर बीसीसीआई हमारा कैसे काम कर रहा है कि अपने ही देश की वर्ल्ड कप विजेताओं को न बुला रहा है, ये तो बहुत गलत है। अब आती है बात दूसरे हिस्से की, पनौती किसे कहते हैं। पनौती हिंदी भाषी लोग प्रयोग में लाते हैं। शब्द किस भाषा का है, कोई शब्द विज्ञानी बताएंगे, तमाम शब्द विज्ञानी भी यूट्यूब पे होते हैं जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, वो बता देंगे कि किस भाषा का शब्द है। कोई जरूरी नहीं कि हिंदी भाषा का ही शब्द हो, लेकिन इसका प्रयोग इस रूप में होता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु ऐसी हो जिसके आने से, जिसके होने से अपने आप काम बिगड़ जाए, तब उसको, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को पनौती कहा जाता है। यानी कोई भी चीज़ जो अच्छी दिशा में चल रही थी, कोई भी काम जो सहज भाव से हो रहा था, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के आने से या कोई क्रियाकलाप करने से वो अवरुद्ध हो जाए, बिगड़ जाए, और उसका आपस में कोई वैज्ञानिक कनेक्शन नहीं दिखाई दे, क्योंकि वैज्ञानिक कनेक्शन दिखाई देगा तो फिर पनौती शब्द नहीं आएगा, तो लोग उसको पनौती बोल देते हैं। इस तरह से यह एक अवैज्ञानिक शब्द है। जी हां, अवैज्ञानिक है। विज्ञानवाद का प्रसार अगर होता तो इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। यह अलग बात है कि मान्यताएं विज्ञान से बहुत पहले से हैं, विज्ञान से बहुत ऊंची हैं और विज्ञान के बहुत बाद तक रहेंगी,
क्योंकि लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए या डर व्यक्त करने के लिए या आशंका व्यक्त करने के लिए, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए नितांत विज्ञान पर आश्रित नहीं होते हैं। लेकिन अगर उस दिशा में देश को बढ़ाया जाए तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कम होगा। अब सवाल यह है कि पनौती के कुछ और भी पर्यायवाची हैं क्या? पनौती का पर्यायवाची अपशकुन होगा, ये हमारे देश के लिए अशुभ होगा। तो ये शब्द आखिर संविधान में कहां रोका गया है? पहले हम संविधान पर चर्चा कर लेते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए। इसमें 51 क एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, भाग 4 क में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि क ख ग आप पढ़ लीजिए, मैं चलता हूं ज पर। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि, अब खंड ज पे आइए 8वें पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सुधार की, कुरीतियों से दूर चलें, न कि परंपराओं के नाम पर कुरीतियों की ओर लौट जाएं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इंक्वायरी एंड रिफॉर्म यानी कारण खोजिए, न कि मान्यताओं के आधार पर किसी को दोषी ठहरा दीजिए। अब आप देखे होंगे कि जब हमारे देश में तिरंगा स्वीकार किया गया तो एक संगठन ने कहा कि ये 3 तो अशुभ होता है और हम इस नाते इसको नहीं मानते। एक समय पर जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो एक संगठन ने एक पंपलेट छापा था और लिखा था कि किसी महिला का राजा बनना तो यूं ही अशुभ है, और वो भी विधवा। तो विधवा के नाते लांछित किया गया था, जबकि किसी महिला का विधवा होना या किसी मनुष्य का महिला होना राजपद के लिए अशुभ कैसे हो गया? ये कोई अयोग्यता तो हो सकती है, अगर हो सकती है, जैसे युद्ध में लड़ने जाना है, आज के प्रधानमंत्री को तो लड़ने जाना नहीं है, तो उसका ब्रेन से तेज होना जरूरी है। और महिलाओं का ब्रेन प्राकृतिक रूप से साबित हो चुका है कि पुरुषों की तुलना में ज्यादा तेज होता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं शरीर से प्राकृतिक तौर से पुरुषों से कमजोर होती हैं, असुरक्षित होती हैं। तो जिसका शरीर कमजोर होता है या असुरक्षित होता है वो दिमागी तौर पर तेज हो जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से साबित है। मैं थोड़ा और इसको स्पष्ट कर दूं कि जब कोई पुरुष घर से निकलता है तो वो कितनी चिंता करता है बाहर जाने पर, कि बाहर जाने पर हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। और कोई लड़की, कोई युवती, कोई महिला निकलती है तो कितनी चिंता करती है। तो जो ज़्यादा चिंता में आएगा वो ज़्यादा सोचेगा, और जो ज़्यादा सोचेगा उसका दिमाग ज़्यादा विकसित होगा। आप जो देखते हैं कि महिलाएं कम विकसित दिखती हैं तो उनको दबा के रखा गया, सोचने की क्षमता को बंद कर दिया गया, स्वतंत्र चिंतन को रोक दिया गया। इस नाते महिलाएं आपको कहीं कहीं ऐसा आप दिख जाती हैं, पहले तो हर जगह दिखती थी कि वो बहुत कुछ सोच समझ नहीं पाती हैं। वो इसलिए सोच समझ नहीं पाती क्योंकि उन चीज़ों से उनको दूर कर दिया गया, उन विषयों से दूर कर दिया गया है। इसी नाते मैं अपनी क्लास में, चूंकि मैं लॉ पढ़ाता हूं, तो अपनी महिला विद्यार्थियों को, शिष्याओं को हमेशा कहता हूं कि तुम राजनीति की तरफ देखो, क्योंकि राजनीति बिना जाने कानून नहीं समझ पाएंगे। राजनीतिक घटनाओं से ही कानून का जन्म होता है। तो कानून को समझने के लिए राजनीति जानना होगा, और राजनीति को जानने के लिए राजनीतिक घटनाओं में रुचि लेनी होगी। अब हमारे यहाँ समाज का ऐसा एक ढांचा रहा है कि आमतौर पर महिलाएं उसी पार्टी को वोट देती रही हैं। ये कोई अपने व्यक्ति विशेष पर मत ले लेना, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं, जहां घर के पुरुष लोग वोट देते हैं। इस नाते महिलाओं का वो स्वतंत्र चिंतन विकसित नहीं हो पाता। लेकिन जब आपको अध्ययन में आगे बढ़ना है या राजनीति में जाना है तो फिर आपको अपना चिंतन विकसित करने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि वो जो लेख छापा गया कि ये अशुभ होगा, वो कितना गलत था। वो अशुभ शब्द और ये पनौती शब्द एक तरह से एक ही है। अशुभ का मतलब कि बस इनके होने भर से खराब हो जाएगा। हमारे समाज में तमाम कुपरंपराएं, कुप्रथाएं ऐसी ही सोच पर चलती रही और चलाई गई, और तमाम लोगों को विकसित होने से रोक दिया गया। तमाम लोग षड्यंत्र करके वो घटना घटवा देते थे ताकि उस व्यक्ति को बदनाम किया जा सके। आज भी झारखंड राज्य में डायन कह के मार दिया जाता है महिलाओं को। तो ये शब्द जो है इस तरह के द्योतक हैं।
अब सवाल यह है कि वर्तमान में यह शब्द क्यों प्रयोग में आ गया कल की घटना के बाद, अब बहुत तेजी से आया। मैं किसी बिना लाग लपेट के बात कहूंगा कि इस शब्द का प्रयोग कल के दिन से और अभी तक जो चल रहा है वो भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के लोग अब तक किसी प्रधानमंत्री के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किए थे, पहली बार ऐसा हो रहा है। यह उनके व्यवहारों की प्रतिक्रिया में हो रहा है, अनुचित है, नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी थोड़ा सोचना होगा। मैं आपको कुछ घटनाओं की याद दिलाता हूं। वर्ष 2015 में जब मोदी सरकार आ गई थी चुनाव जीतने के बाद सत्ता में, दिल्ली का चुनाव चल रहा था विधानसभा का। प्रधानमंत्री जी ने भाषण देने में कहा था कि आपका प्रधानमंत्री एक भाग्यशाली व्यक्ति है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हो गए और हम आपको पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। तो आपका प्रधानमंत्री भाग्यशाली है कि नहीं है? लोग तालियां बजा रहे थे। ये भाग्यशाली है तो फिर लो भैया आप दुर्भाग्यशाली है। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो लोग ये सब शब्द भी सीखेंगे, और सीखेंगे क्या? ट्रेंड में ला देंगे। कई मौकों पर आप तर्क से दूर जाकर अतार्किक बात करते हैं। जैसे कोरोना के आने पर आपने सबसे ताली बजवाई, आपने दीपक जलवाया था, कैंडल जलाइए, टार्च जलाइए। देश को कहां ढकेल रहे थे आप? अंधेरे युग में ना, तो उस अंधेरेपन में ये सब शब्द आएंगे जहां की आपके जाने से टीम नहीं हारी। मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मानता कि आपके बैठ जाने से चंद्रयान 2 फेल हो गया, मैं नहीं मानता। लेकिन आप खुद ये बातें कहते हैं और जनता को आपने यही सिखाया कि क्योंकि आप पीएम बन गए हैं इस नाते देश आगे जा रहा है। जो भी अच्छी चीजें हुई उस सबका श्रेय आपने ले लिया। कुछ भी अगर अच्छा हुआ, यहां तक कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जी हां, मैं फिर से तीसरी बार दोहरा रहा हूं, तीसरी बार मैं तिहरा के बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया। ठीक है, आपका भी साथ समर्थन रहा होगा, लेकिन आपने आकर के कुंभ का पूरा श्रेय लेने के लिए, और नहीं तो अपना भाव बता दीजिए कि क्या भाव था। मजदूरों को आपने मंच पर बैठा करके उनका पैर धोया, उनको शाल उड़ाया, थाली में आपने पैर धोया। थाली में चाहे किसी का भी पैर धोया जाए, यह पाखंडवाद है। वो चाहे किसी संत महात्मा का धोया जाए, या किसी नेता का धोया जाए, या किसी मजदूर का धोया जाए, यह पाखंडवाद है। लेकिन इसको मैं इस हद तक सही मानूंगा कि अगर यह प्रतीकात्मक सम्मान के रूप में है तो चलिए ठीक है, मैं यहां भी मान लिया अब। लेकिन प्रतीकात्मक सम्मान अगर प्रतीक भर तक सीमित कर दिया जाए, हकीकत में जहां सम्मान देना हो वहां लाठियां लगा दी जाएं, तो इसका मतलब है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप तो सम्मान देते हैं और आपने ही ये सब कुछ करवाया था तो कुंभ सफल हुआ, और लाठियां मारने वाले तो पुलिस वाले हैं, अधिकारी हैं। इस देश की जनता नहीं जान पाती है इतना कि ये लाठी जो मार रहे हैं उसके लिए आपका आदेश होता है, प्रधानमंत्री का आदेश होता है। लोग नहीं जान पाते इतना, और आप लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं, और इसी नाते शब्द आ रहा है कि जब आप कुंभ मेले में मजदूरों का पैर धो रहे थे, जो स्वस्थ थे, हेल्दी थे, भगवान की कृपा से, प्रकृति के आशीर्वाद से, आप उनका खूब पैर धो करके खूब कैमरा में फोटो खिंचवा कर आपने मजदूरों की सहानुभूति ली। आज उत्तराखंड में टनल में 41 मजदूर फंसे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आप कल क्रिकेट छोड़ करके वहां चले गए होते तो न तो आपके क्रिकेट में जाने से टीम हारती जीतती, न आपके वहां चले जाने भर से उनकी जान बच ही जाती, लेकिन जनता के दिलों में आप पहुंच जाते। जो नकली प्रतीकवाद के माध्यम से आप पहुंचे थे, अब उसका खुलासा होने लगा है कि आप नकली तरीके से पहुंचे हैं, असली में आप वो नहीं हैं। आप हर जगह डबल इंजन सरकार बनाने की बात कहकर इस संविधान का अपमान करते हैं, मानो कि संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था करके गलत कर दिया कि केंद्र में अलग सरकार और राज्य में अलग सरकार हो सकती है। आप तो जिस तरह से पेश करते हैं, पहली बार आप इस तरह से पेश करते हैं, इसके पहले कोई सरकार नहीं कही कि
हमारे दल की सरकार केंद्र में है और हमारे ही दल की सरकार अगर राज्य में होगी तो राज्य का ज्यादा विकास होगा। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? इसका तो साफ साफ मतलब है कि आप गैर दलीय सरकारों के साथ भेदभाव करते हैं और आप धमकी देते हैं एक तरह से कि अगर हमारे दल की सरकार नहीं आएगी तो यहां पर राज्य का विकास रुक जाएगा। और यह आरोप हमेशा संविधान में लगता रहा है, संविधान में लगता रहा है। ऐसे आरोप की आशंका थी, इसी नाते सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष बना करके संविधान निर्माताओं ने रखा कि कहीं केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार और वो सरकार इनके साथ भेदभाव न करे। इस नाते कर वितरण की व्यवस्था यहां की गई है कि टैक्स का कितना हिस्सा देंगे आप, 29% देना अनिवार्य किया गया। आप यूं ही बर्खास्त नहीं कर सकते, अधिकार लिखे गए 7वीं अनुसूची में। तो आप तो संविधान निर्माताओं की आशंकाओं को सही साबित कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता को ऐसा आप भाषण में समझा देते हैं कि वो समझ नहीं पाती है कि आपका यह भाषण कि डबल इंजन सरकार होगी तभी विकास होगा, वास्तव में आपके भेदभावपूर्ण मानसिकता का सबूत है जो आप खुद देते हैं। आपको तो यह कहना चाहिए कि अगर हमारी पार्टी की सरकार ठीक लगे तो बनाइए, आप इन पार्टी की बनाइए, जिसका मन करे उसका बनाइए। हमारी पार्टी आएगी तो ये विकास करेगी यहां की, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर हम जहां हैं वहीं रहेंगे और सबके लिए रहेंगे। ये पहली बार नहीं है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार चुनी जा रही है, हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है। लेकिन आप दलों को बदनाम करते हैं और आप इस तरह से संविधान को बदनाम करते हैं। मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि दोनों जगह पे एक दल की सरकार की पुकार अगर प्रधानमंत्री या केंद्र में बैठा कोई नेता कह रहा है तो एक तरह से वो संविधान की इस आशंका को सही साबित कर रहा है, जिस पर रोक लगाई गई है संविधान में तमाम प्रावधानों के माध्यम से, कि वो केंद्र की शक्तियों का अपनी पार्टी वाली सरकार के पक्ष में दुरुपयोग करने वाला है। तो पनौती शब्द का प्रयोग लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आपके कहने पर लोग डबल इंजन सरकार बनवाए, तमाम राज्यों में बनवाए, और जब डबल इंजन सरकारें बन गई, मणिपुर में आग लगी, आपकी दोनों सरकारें गायब हैं। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत, आर्टिकल 355 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी संघ सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार वर्तमान में जो है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो मणिपुर की सुरक्षा करे। यह संवैधानिक दायित्व है आपका। लेकिन लोगों में क्या है, मणिपुर की सरकार तो नहीं कर पा रही होगी। तो आपने अशिक्षा को बढ़ावा दिया, आपने सोशल मीडिया के जरिए जो आपका प्रचार तंत्र है, जिसमें हजारों लाखों फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, आज तक कोई बीजेपी का ऐसा समर्थक मेरा दोस्त नहीं है जो आपको चाहने वाला हो, जो अपने मन से 4 पोस्ट आपके बारे में लिखा हो। सारी पोस्ट फॉरवर्डेड आती हैं। ये कौन लोग हैं जो लिख करके फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हर जगह एक तरह की पोस्ट जाती हैं। तो क्या आप इस देश में सुनियोजित तरीके से एक आईटी सेल बना करके सबके मोबाइल तक अपना मैसेज नहीं भिजवाते हैं? और वो मैसेज कहीं से भी तार्किक होते हैं? नहीं होते हैं। हर समस्या के लिए जो आज की समस्या है, अपने ही देश के पहले प्रधानमंत्री, जिनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, जिनकी मंत्री परिषद में सरदार पटेल जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे लोग मंत्री रहे हों, उस प्रधानमंत्री को आप हर बात के लिए, हर बुराई के लिए जो आज मिटाना आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो क्या यह पाखंडवाद, अतर्कवाद नहीं है? क्या आप देश को जिन परंपराओं की तरफ ले जाते हैं, जिनमें 90% आबादी को कोई हक था ही नहीं, बोलने का अधिकार नहीं था, लोग अमानवीय जीवन जीने को अभिशप्त थे, क्या यह देश के साथ धोखा नहीं है? तो लोग पहचान रहे हैं इन चीजों को। क्या आप जब मेडल जीत कर आने वाले खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरे परिवार को ही हो बेटा, और जब वो छेड़खानी का शिकार होने का आरोप लगाती है, बड़ी उम्मीद से है कि प्रधानमंत्री के परिवार की मैं हूं, इन्होंने माना है, और तब आप एकदम चुप हो जाते हैं। और जिस समय आप नई संसद का उद्घाटन करते हैं, उस महिला खिलाड़ी को, जिसको कभी आपने सार्वजनिक मंच से कैमरे के सामने तुम तो मेरे परिवार की हो बेटा बोला है, उसको आपकी पुलिस, क्योंकि दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के नीचे है, लाठियों से पीट कर घसीटते हुए ले जाती है। तो लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि आप जो कहते हैं और जो होता है और जो करते हैं, इतना अलग है, इतना अंतर है कि यह प्रतीकवाद नहीं, यह पाखंडवाद है। तो मैं फिर से जनता से गुजारिश करूंगा कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का प्रयोग मत करिए।
ये गलत है। लेकिन इस बात को मैं कतई नहीं कहने से अपने को रोकूंगा कि ऐसा दौर लाने के जिम्मेदार वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। और जब देश को अंधेरी खोह में ढकेलेंगे, जहां से खींचकर इसको लाया गया है, कल्पना करिए कि कभी हमारे यहां सती प्रथा थी, लोग अपनी ही बेटी को जिंदा जला देते थे, कितना दर्द होता रहा होगा, लेकिन परंपरा थी, इस नाते जलाते थे। हमने वहां से अपने देश को यहां तक निकाल के लाया है। कन्या शिशु वध होता था, लड़की पैदा होने पर उसको दूध में डुबा के मार दिया जाता था। आज भी कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, अभी भी हम उसके लिए स्कीम चला रहे हैं। और बेटियों के साथ छेड़खानी होने पर अगर उनको लाठी डंडा खाने के बाद उनकी एफआईआर हो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो फिर कन्या भ्रूण हत्याएं लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों बेटियां पैदा करेंगे लोग, जब देश का शासक देश की सत्ता सुरक्षा नहीं देगी? तो आपके जो आचरण है, आपका जो एक्शन है, वो देश को पीछे पाखंड और कुप्रथाओं की ओर लौटा रहा है। और इसी नाते ऐसे शब्दों का प्रयोग लोग आप ही के लिए करना शुरू कर दिए हैं। एक बात और कहूंगा, कल की वीडियो में भी मैंने कहा है, प्रधानमंत्री को देश की हर छोटी बड़ी उपलब्धि में अपने को जोड़ने की होड़ नहीं करनी चाहिए। आपको क्या है, ममता बनर्जी जी को आप कभी कहते थे दीदी हैं, हमको सॉल भेंट करती हैं, और जब वो आपके साथ पार्टी में पैचअप नहीं की, चुनाव लड़ गई, तो आपकी भाषा बदल गई, ओ दीदी ओ दीदी। मतलब आपके साथ कोई है, आपके लिए कोई चीज फिट बैठ रही है, तब तो आपके साथ है। और अगर वो आपके खिलाफ हो गई तो फिर आप एकदम उसके खिलाफ हो जाते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता सवाल कर रही है आपसे कि आप जवाब दीजिए। तमाम विषयों पर जवाब मांगा जा रहा है, मणिपुर पर जवाब मांगा जा रहा है, कोई आपका जवाब नहीं है। उत्तराखंड के टनल में 41 मजदूर, आज 9वां दिन है, 9वां दिन, 9th डे। 240 घंटे कुछ ही देर में होने वाले हैं, 240 घंटे, 24 घंटे का एक दिन होता है। हवाई जहाज वर्ल्ड कप के दौरान उड़ रहे हैं, हमें अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब वो पीड़ा देने लगेगा जब हम मजदूर जो उसमें फंसे हैं उनके बच्चों को रोते हुए देख रहे हैं, और वहां उस तरह की सुरक्षा नहीं जा रही है, या उस तरह की चिंता नहीं है देश की। हो सकता है कि सारी सुरक्षा इंतजाम वहां हो रहे हो जो होने लायक हो, लेकिन अगर शीर्ष स्तर से कोई वहां बात नहीं होगी, तो ये तो होगा ना कि लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया। और बहुत जगह ऐसा देखा गया कि छोड़ दिया गया अपने हाल पर। जिस चंद्रयान 3 में, चंद्रयान के जाने पर आप श्रेय लिए, आप तुरंत बेंगलुरु पहुंच गए, वहां रोड शो आपने कर दिया। कभी आपने खबर ली कि उसके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, वो लोग क्यों अनशन पर हैं, धरना पर हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है प्रधानमंत्री जी? इस नाते मैं फिर से अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए या किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करिए। लेकिन मैं इस बात से अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग 21वीं सदी में होने लगा। इसके लिए वर्तमान सत्ता की विचारधारा बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है, बहुत बड़े पैमाने पर। आप वोट को फांसी से जोड़ रहे थे। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप, कि इस तरह से वोट दो कि मानो विपक्ष को फांसी दे रहे हो। विपक्ष को फांसी का मतलब आप समझते हैं? जनता अपने ही आधे लोकतंत्र को फांसी दे दे। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना सत्ता के होने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र ही है जिसमें विपक्ष होता है। बिना विपक्ष का तो राजतंत्र या तानाशाही होती है साहब। और आप कह रहे हैं विपक्ष को फांसी दो, यानी आप जनता से लोकतंत्र के मंच पर खड़े होकर के लोकतंत्र को फांसी देने की अपील कर रहे हैं। तो हे प्रधानमंत्री जी, इस तरह के भाषण बंद करिए, बहुत हो गए। नहीं तो जनता जब पलट के इस तरह से बोलना शुरू कर देगी ना, तो बहुत फूहड़ लगेगा। हम जैसे लोग बहुत पीड़ित हैं कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाने लगा। एक बार पुनः निवेदन करूंगा आप सबसे कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का प्रयोग न करिए, हो सके तो किसी के लिए न करिए। किसी भी घटना घटने के पीछे के कुछ कारण होते हैं, उन पर चर्चा करिए, विज्ञानवाद का प्रसार करिए। देश की एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मूल कर्तव्य के रूप में आप सबसे एक आग्रह किया संविधान के माध्यम से कि आप विज्ञानवाद का विकास करिए दिमाग में, आप मानवतावाद का विकास करिए, आप अन्वेषण और कारण की तरफ सोचने का विस्तार करिए, विकसित होइए।
मैं चाहूँगा कि संविधान के उस पवित्र अनुच्छेदों की तरफ जनता देखे, हम सब देखें, जिससे कि देश विज्ञानवाद की ओर आगे बढ़े। पाखंड से हमारा पीछा जैसे छूटा था और छूटता जा रहा था, जो आजकल बढ़ने लगा है, उसके बढ़ने पर रोक लगे और हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर न्याय को मजबूत करते हुए लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। क्योंकि जहां तर्क रहेगा वहीं न्याय रहेगा, जहां तर्क रहेगा वहीं विज्ञान रहेगा, जहां कुतर्क रहेगा वहां पाखंड रहेगा और वहां अंधेरा रहेगा, वहां अनुचित भेदभाव रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।